बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने 3 प्रश्न आपसे पूछा था वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा था कि इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताएं कि वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे। इसका आंसर हमने आपको बताया था, सीतामढ़ी जिले के रवि कुमार वैज्ञानिकों की टीम में शामिल थे। हालांकि मिशन चंद्रयान 2 में भी इन्होंने कार्य किया था और इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। और दूसरा प्रश्न पूछा था कि एलन मस्क द्वारा किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च किया गया है। तो इस कंपनी का नाम है XAI। तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि किस देश ने हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। तो अपना देश भारत ने ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। ध्यान रहे, जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। ये जो सीरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप बिहार में आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में लगे हैं, रेगुलर इस सीरीज को फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपको फायदा होगा। हमने रेगुलर आपको क्लासेस दिए हैं जिसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। उस सारे वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाइए वहां से देखिए उसे और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और अगर आप बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की तलाश कर रहे हैं, खास करके मंथली करंट अफेयर्स की, तो प्लेलिस्ट में वो सारे करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। सारे मंथ का 2022 से अब तक का आप वहां पर उसे जरूर फॉलो कीजिएगा, निश्चित तौर पर वहां से आपको भरपूर फायदा मिलेगा। चलिए, यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए नहीं बल्कि बी, पटना जिला में ये प्रेमचंद रंगशाला है जो आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के उत्तर में ये कह सकते हैं प्रेमचंद रंगशाला है। मोइनुल हक स्टेडियम पटना में अवस्थित है और यहीं पर कह सकते हैं ये प्रेमचंद रंगशाला, और यहीं अभी हाल ही में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। ये एक वार्षिक महोत्सव है और यहाँ से कई सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि बिहार की राजधानी पटना अवस्थित प्रेमचंद रंगशाला में 14 जुलाई 2023 को किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय के द्वारा किया गया। उद्घाटन से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि किनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया और ये तिथि कौन सी थी जब इसका उद्घाटन हुआ। ये सारी चीजें एग्जाम में प्रश्न के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पर अगला जो पॉइंट है इस महोत्सव से संबंधित कि कला संस्कृति और युवा विभाग वर्ष 2016 से किन्नर महोत्सव का आयोजन कर रहा है। दर्शक जो कलात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय की उन्नति और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष किन्नर महोत्सव का आयोजन बिहार में होता है। अब इसी में इस महोत्सव को लेकर या फिर इस उत्सव को लेकर एक पॉइंट है कि कला संस्कृति और युवा विभाग जो हमने यहाँ पर चर्चा किया, तो इस विभाग ने इस उत्सव को अपने 2018-19 वार्षिक सांस्कृतिक कैलेंडर में भी शामिल किया था। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना संबंधित तथ्य के तौर पर। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग से संबंधित है, हालांकि ये जानकारी हमने आपको दिया था। हाल ही का ये करंट अफेयर्स है कि बिहार सरकार की कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत अर्थात सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता, यानी कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड अभी हाल ही में बिहार कला संस्कृति और युवा विभाग को मिला है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो चर्चा हुई है बिहार के महोत्सव की, तो हाल ही में जो बिहार में अब तक महोत्सव आयोजित हुए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, वो सारी सूची यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। जैसे कि पहले जो महोत्सव की हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा आम महोत्सव, जो कि ज्ञान भवन पटना में 16 से 18 जून 2023 तक राजकीय स्तर पर आयोजित किया। हालांकि आपको याद होगा कि आम महोत्सव को लेकर ही एक जानकारी हमने 2 दिन पहले आपको दिया था कि मॉस्को में भारत की तरफ से आम महोत्सव आमरस का आयोजन किया गया। आप लोग को नोट कर लेंगे, हालांकि आप सभी को याद होगा, हमने इसकी जानकारी आपको दिया है। और वहीं पर अगले महोत्सव की हम बात करें सूफी महोत्सव, जो कि पटना जिले के मनेर शरीफ में 12 जून 2023 को मनाया गया। हम यहाँ पर आगे बात करें बाजरा महोत्सव की, जो कि भोजपुर में ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक मनाया गया है। हमारा अगला है यहाँ पर थावे फेस्टिवल या फिर थावे महोत्सव, जो कि गोपालगंज में पर्यटन विभाग और कला तथा संस्कृति विभाग के द्वारा 15 और 16 अप्रैल 2023 तक आयोजित हुआ। एक और है पक्षी महोत्सव कलरव, जो कि जमुई के नागी नकटी में 15 से 17 जनवरी 2021 तक मनाया गया था। ये इसका पहला संस्करण था और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था।
तो बिहार के कुछ महोत्सव जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। और चूँकि यहाँ पर नीतीश कुमार की बात हुई है, तो नीतीश कुमार के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि अब तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 8 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने जो शपथ ग्रहण किया, तो कुल मिला के ये 8 बार है जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है विपिन मनोभाई पंचोली, जिन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। बताएं कि इससे पहले वे किस हाईकोर्ट में जज थे। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है, ये है विकल्प नंबर ए, अर्थात गुजरात हाईकोर्ट। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारी जानकारी है, जैसे कि गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस विपिन मनोभाई पंचोली को हाल ही में पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है। हालांकि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसको लेकर ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं कि मौजूदा समय में पटना हाईकोर्ट के जो 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले हैं। हालांकि इससे पहले यानी कि पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वो केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि अभी हाल ही में 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं पटना हाईकोर्ट के, तो उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि पटना हाईकोर्ट की बात हो चुकी है, तो पटना हाईकोर्ट अर्थात पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को हुई थी। हालांकि इन सारे बातों का जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर में, यही है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उन्होंने संजय करोल का स्थान लिया और वे इस पद पर 2025 तक बने रहेंगे। वे अब तक केरल हाईकोर्ट के जज थे। हालांकि पटना हाईकोर्ट को लेकर एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि पटना हाईकोर्ट ने अब तक भारत को 2 मुख्य न्यायाधीश दिया है। एक तो नाम है श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, जो कि भारत के 6ठे मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। दूसरा नाम है श्री ललित मोहन शर्मा, भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम आपको एक जानकारी ये दे दें कि जितने भी छात्र करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो करते हैं, तो अपनी तैयारी का एक बेहतर तरीके से रिवीजन करने के लिए या फिर अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए आप लोग बीपीएससी मेकर ऐप को बीपीएससी मेकर ऐप पर इस क्विज को जरूर अटेंड कीजिए। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा और वहीं पर आपको एक सेक्शन दिखेगा करंट अफेयर्स का। इस पर क्लिक करेंगे तो कुल मिलाकर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक दिन का क्विज जो डाला गया है, इसमें हजारों छात्र पार्टिसिपेट किए हैं और अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन किए हैं। और आपको ये बता दूं कि ये हमेशा से फ्री रहा है आपके लिए और हमेशा से ये फ्री ही रहेगा। तो इस फ्री क्विज में जो करंट अफेयर्स का क्विज है, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके। निश्चित तौर पर घर बैठे आपकी तैयारी का आप बेहतर तरीके से आकलन कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अभी एक ऑफर भी आया है बीपीएससी वाले कोर्स में, जिसमें आपका नोट्स और टेस्ट सीरीज आदि है। वो सभी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम आ चुके हैं अब तीसरे प्रश्न पे। ये हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की थूथुकुड़ी जिले के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, ये होगा विकल्प नंबर सी, अर्थात तमिलनाडु। और इसको लेकर कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के आथुर या फिर ऑथुर पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। हालांकि चूंकि यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई, तो तमिलनाडु के कुछ ऐसे उत्पाद जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है और जो जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था, कुंभम अंगूर जो कि तमिलनाडु का ही एक उत्पाद है, और इसके अतिरिक्त एक और है मनमदुरई मिट्टी के बर्तन, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो कुल मिला के ये सारी बातें ध्यान रखिए। रेगुलर अगर आप क्लास को फॉलो करेंगे तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रत्येक सुबह ये वीडियो 6 बजे अपलोड होती है। आप समय निकाल के आधा घंटा समय निकालिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है और इस दिशा में हम निरंतर आपके साथ बने हैं। और जो आप ये आज वीडियो देख रहे हैं, ये 621वां क्लास है। तो समझिए निरंतरता हमारी किस प्रकार से बनी हुई है। निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाइए। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है किसी वस्तु या फिर उत्पाद को 10 वर्ष की अवधि के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है किसी वस्तु या उत्पाद को किसी भौगोलिक क्षेत्र को लेकर या फिर किसी संबंधित राज्य को जो दिया जाता है, वो 10 वर्ष की अवधि के लिए ही दिया जाता है। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि किसी वस्तु का अगर जीआई टैग 10 वर्ष बाद समाप्त होता है, उसे पुनः से जीआई टैग दिलाने के लिए पुनः से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जीआई टैग रजिस्ट्रेशन की चर्चा हमने किया, तो ऐसे में ये ध्यान रखिए जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, यहीं पर इसका मुख्यालय है। ये चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
और किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है तो जीआई टैग मिलने से उसकी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है वो आसान हो जाती है। और बिहार की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है। और मरचा चावल जो बिहार से जो कृषि उत्पाद है, ये छठा कृषि उत्पाद है बिहार से जिसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग को लेकर कंप्लीट सूची बिहार के संदर्भ में यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। अब तक बिहार को 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिला है। एक तो है खाद्य पदार्थ, दूसरा है हस्तकला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुजनी, कढ़ाई, सिक्की, ग्रास, मधुबनी, पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा और भागलपुरी सिल्क। इसके अतिरिक्त कृषि कैटेगरी में शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना। साथ साथ अभी हाल ही में 2023 में मरचा चावल को जीआई टैग मिला है जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के मूल रूप से चनपटिया प्रखंड से संबंधित है। हालांकि पश्चिमी चंपारण के 6 प्रखंडों में कह सकते हैं इसका उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में ये मरचा चावल का उत्पादन होता है और इसी को लेकर अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ध्यान रखेंगे ये छठा कृषि उत्पाद है बिहार का जिसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है दुमंतु हाथी, तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच हुई है। इसको लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। जो भारत और अन्य देश हैं जो द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित होती है तो आपको अभी फिर से हम बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा विकल्प नंबर बी अर्थात मंगोलिया। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का यह 15वां संस्करण है। इसके आयोजन तिथि की बात करें तो 17 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है और आपको ध्यान रखना है 31 जुलाई 2023 को इसका समापन होगा। इस अभ्यास में भारतीय सेना के 43 जवानों की एक टुकड़ी भाग ली है। हालांकि इसके पिछले संस्करण की बात करें तो इसका पिछला जो संस्करण था ये अक्टूबर 2019 में हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। तो इसका पिछला संस्करण से भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि ये ऑलरेडी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में जो भारत और अन्य देश के बीच आयोजित होता है। तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया था, छठे पॉइंट पे जब आप नजर डालेंगे यहाँ पर लिखा गया नोमैडिक एलिफेंट जो भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। इसको लेकर हमने कई बार आपको ये बताया है कि ये कुछ ऐसे द्विपक्षीय अभ्यास हैं जहां से निरंतरता बनी हुई है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि मूल रूप से द्विपक्षीय अभ्यास से जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं वो इन्हीं सारे में से बनते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेगा। जैसे हम यहाँ पर एक बार पुनः आपको रिवाइज करा दें, संप्रति जो युद्धाभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहार और एक युद्धाभ्यास का नाम ही है युद्धाभ्यास, ये दोनों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होता है। उसका तुम्हारा अगला 7वां है गरुड़ शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच, सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच। तो ये कुछ ऐसे द्विपक्षीय अभ्यास हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको ऑफर के बारे में जानकारी दे दूं। जो छात्र वेट कर रहे थे कि सर ऑफर आएगा तो हम इसे ज्वाइन करेंगे, तो इस कोर्स में अभी ऑफर आ चुका है। ऑफर का लाभ लेने के लिए इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई कीजिए परचेज करते समय BM299 का, जिसमें आपको ये 799 वाला जो कोर्स है ये महज 299 रुपये मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर सिलेबस आधारित नोट्स से संपूर्ण बिहार जी के करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और इसके अतिरिक्त बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज जहाँ पर मिलेगा 40 फुल लेंथ टेस्ट इसमें शामिल है और प्रीवियस ईयर पेपर आदि इसमें आपको मिलने वाले हैं। ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड पीरियड के लिए है और आपको ध्यान रखना कि बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। एग्जाम आयोजित होना है 30 सितंबर 2023 को, तो उस समय रहते हुए अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए या फिर इसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए जो कि घर बैठे आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। ये 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भी एक समझौते के अनुसार आईआईटी दिल्ली निम्न में से किस देश में प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर स्थापित करेगा। इस तरह का एक प्रश्न हमने आपको पहले भी बताया था, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस प्रश्न के हम आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पर विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दे दूं, दरअसल यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत के मौजूदा व 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई के दौरे पर थे।
ठीक है। तो यूएई के दौरे पर अभी हाल ही में थे नरेंद्र मोदी, तो इसी दौरान शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा एवं ज्ञान विभाग ने देश में प्रौद्योगिकी या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। दरअसल यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इसलिए लिखा क्योंकि जो हस्ताक्षर हुआ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये कह सकते हैं समझौता हुआ है और इसके तहत आईआईटी दिल्ली अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में अपना एक परिसर स्थापित करेगा। हालांकि यहाँ पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखेंगे कि आईआईटी दिल्ली दूसरा संस्थान है जिसने देश के बाहर परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कुछ समय पहले हमने जो जानकारी आपको दिया था कि आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आईआईटी मद्रास से पहला प्रौद्योगिकी संस्थान है भारत का जो कि भारत से बाहर अपना एक परिसर स्थापित करने की घोषणा की थी और इसको लेकर समझौता भी हुआ है और ये स्थान है तंजानिया का जंजीपुर जहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। ये सारी बातें हमने आपको बतलाया है। नो डाउट ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला है छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा लंबानी कला का संबंध किस राज्य से है। लंबानी कला जो अभी हाल ही में खबरों में रहा इसका संबंध है भारत के कर्नाटक राज्य से। ये खबरों में क्यों है ये भी आपको जानना चाहिए और इसको लेकर कंप्लीट चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। दरअसल भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत 9 से 12 जुलाई 2023 तक संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में आयोजित हुई। कर्नाटक में एक स्थान है हम्पी, यहीं पर संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक 9 से 12 जुलाई 2023 तक आयोजित हुई। हालांकि ये जानकारी हमने आपको दे दिया था, लेकिन यहाँ पर इस विषय को लेकर यानी कि लंबानी कला जो खबरों में रहा इस विषय को लेकर पुनः यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। दरअसल इस बैठक के तहत लंबानी कढ़ाई वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया जिसे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। इसी वजह से यह भी हाल ही में खबरों में है। तो ध्यान रखेंगे खबरों में रहने का कारण क्या है और ये लंबानी कढ़ाई जो है या फिर लंबानी कला जो है ये मूल रूप से कर्नाटक से ही संबंधित है। चूंकि यहाँ पर हमने चर्चा किया कि भारत की G20 के अंतर्गत यहाँ पर कह सकते हैं कर्नाटक के हम्पी में संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसकी पहली और दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। इसको लेकर यहाँ पर हमने पॉइंट आपके समक्ष रखे हैं कि संस्कृति कार्य समूह की जो पहली बैठक थी इसका आयोजन हुआ था 22 से 25 फरवरी 2023 को और ये आयोजन हुआ था कहाँ पर तो खजुराहो मध्य प्रदेश में। वहीं पर इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित हुई थी 14 से 17 मई 2023 को और ये बैठक आयोजित हुई थी कहाँ पर तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में श्रम 20 अर्थात लेवल 20 की बैठक आयोजित हुई है। इसको लेकर आपको ध्यान रखना है हाल ही में पटना में 22 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 अर्थात L20 की बैठक आयोजित किया गया है। इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हमने आपके साथ साझा किया था। इसका जो आयोजन हुआ ये भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हुआ है और ये आयोजन तिथि है 22 से 23 जून 2023 और इसका जो आयोजन हुआ ये सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में ज्ञान भवन और बापू सभागार में हुआ। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर जो कि गांधी मैदान के उत्तरी भाग में है और इसी में जो ज्ञान भवन और बापू सभागार है यहीं पर इसका आयोजन हुआ। और इसका आयोजन की बात करें तो इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया जो कि वर्तमान में बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और इस सम्मेलन के थीम की बात करें तो यह एक परिवार और एक भविष्य पर ही मतलब इसी थीम पर या फिर इसी विषय पर आधारित था। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। जो यहाँ पर G20 की बात हुई तो G20 को लेकर हमने कई सारी जानकारी दी है कि वर्तमान में जो G20 की अध्यक्षता है नवंबर 2023 तक वो भारत के पास है और भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली है वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मिली है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 का शिखर सम्मेलन दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ था। यहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को अगले 1 वर्षों के लिए G20 की कमान सौंपी है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह हुआ कि भारत अगले 1 वर्ष तक अर्थात नवंबर 2023 तक G20 का जो भी कार्य उद्देश्य है उसे लेकर आगे जाएगा। और इस 17वें शिखर सम्मेलन से संबंधित एक जानकारी ये ध्यान रखिए, इसका जो निर्धारित थीम था ये था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखिए जो रिसेंटली PDF लॉन्च हुआ है अर्धवार्षिकी जनवरी टू जून का, किसी छात्र ने कमेंट किया था कि सर हमारा करंट अफेयर से पिछले 6 महीने से छूट चुका है। कल वाले वीडियो में ये कमेंट आया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जिनका भी करंट अफेयर से छूट चुका है या फिर करंट अफेयर की तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से नहीं किए हैं तो इस अर्धवार्षिकी PDF जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है पिछले 6 महीने के प्रश्नों का, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। नो डाउट यहाँ पर जिस तरह से हमने चीज़ों को आपके समक्ष रखा है यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा गजा कोथा अभियान शुरू किया गया है। तो गजा कोथा अभियान जो शुरू हुआ है इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि असम।
अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि असम सरकार के द्वारा हाल ही में गजा कोथा अभियान शुरू किया गया। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या का समाधान करता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अर्थात मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या का निदान के लिए इस प्रकार की पहल असम सरकार के द्वारा किया गया है। हालांकि इस चीज को आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख रहे हैं। इस तरह का न्यूज आप लोग मीडिया वगैरह में भी देखते होंगे इंटरनेट पर कि हाथियों के झुंड ने किसी एक इंसान पर हमला किया, फिर सड़क पर चल रही वाहन पर हमला किया। इस तरह का जो समस्या था, इस तरह की जो कह सकते हैं बातें निकलकर सामने आ रही थी। तो यानी कहने का सेंस यही है कि इसी को लेकर अभी हाल ही में ये गजा कोथा अभियान शुरू किया गया असम सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर चूंकि बात हो चुकी है असम की, तो असम को लेकर एक जानकारी हमने दिया था, ये अति महत्वपूर्ण है, जिस वजह से रिवीजन पर्पज से यहाँ पर हमने शामिल किया है। दरअसल पिछले महीने में हमने आपको जानकारी दिया था कि जून 2023 में असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए एफएसएसआई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट रेलवे स्टेशन या फिर ईट राइट स्टेशन परमानन से सम्मानित किया गया था। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है उसे ये सम्मान मिला था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से अर्थात एफएसएसआई की तरफ से। क्योंकि यहाँ पर इसकी चर्चा हुई, तो ऐसे में ये भी ध्यान रखिए कि दिसंबर 2019 में मुंबई सेंट्रल को पहला ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ था। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक 2019 में दिया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है एफएसएसआई की इसकी स्थापना से संबंधित की इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में और यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना है। बिहार पटना को लेकर एक जानकारी हमने आपको दिया था, बिहार को लेकर खास करके हमने एक जानकारी आपको दिया था कि एफएसएसआई का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल में शुरू हुआ है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है आपको, हमने आपको विस्तार पूर्वक ये भी बताया था। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल हाल ही में अपने डेब्यू मैच में शतक बनाने वाले कौन से भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वे 17वें भारतीय बल्लेबाज बने हैं जो कि टेस्ट मैच में यानी कि अपने डेब्यू टेस्ट मैच में इन्होंने शतक जड़ा है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है और यशस्वी जायसवाल को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि यशस्वी जायसवाल डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारत के 17वें बल्लेबाज बने हैं। हालांकि डेब्यू टेस्ट मैच में बतौर ओपनर शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल भारत के तीसरे बल्लेबाज हैं। दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपको ध्यान रखना। ओवरऑल अगर हम भारतीय बल्लेबाज की बात करें तो वे 17वें भारतीय बल्लेबाज हैं जो जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाया है। हालांकि बतौर ओपनर बात करें हम, जो मतलब कर सकते हैं ओपनिंग जोड़ी होती है, बतौर ओपनर क्रिकेटर या फिर ओपनर बल्लेबाज की बात करें, तो इस तरह से देखा जाए, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। हालांकि इससे पहले 2 भारतीय खिलाड़ी इनमें शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह कारनामा कर चुके हैं। बतौर ओपनर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल जब भी बात होगी तो यशस्वी जायसवाल 17वें बल्लेबाज बने हैं इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाले। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो भारत के लिए डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी लाला अमरनाथ थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 1933 में 118 रन बनाया था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे, तो लाला अमरनाथ, जो कि 1933 में 118 रन की शानदार पारी खेली थी 1933 में। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है पृथ्वी शॉ से संबंधित कि यह कारनामा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज हैं पृथ्वी शॉ अब तक के आंकड़ों के आधार पर। तो ये चीजें यहाँ से आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार हाल ही में किस देश के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी अर्थात फ्रांस। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में फ्रांस की यात्रा पर थे और इसी को लेकर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत सरकार ने हाल ही में फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले में वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है। और आपको यहाँ पर इस चीज की जानकारी हमने दिया कि संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से पहले, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर थे। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे और हमने ये भी जानकारी आपको दिया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन्हें सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ये आपको याद होगा, आई थिंक 4 से 5 दिन पहले ही हमने आपको यहाँ से कंप्लीट जानकारी दिया है। तो आपको ध्यान रखना, इसके साथ ही पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से उन्हें सम्मानित किया गया, फिर नवाजा गया है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और जब फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि फ्रांस के मार्सिले शहर में वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है।
तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए अर्थात फ्रांस। ये भी समझौता यहाँ पर हुआ था और इसी को लेकर यहाँ पर लिखा गया है कि हाल ही में 13 से 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर थे, जहां भारत और फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया और समझौता के अनुसार मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड में इसका निर्माण किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया जाएगा। जो भी पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है यहीं पर मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में किया जा रहा है और इसका निर्माण किया जा रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इस समझौता के तहत कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, इससे पहले एक समझौता जो भी थी कुल मिला के 6 इस प्रकार का पनडुब्बी का निर्माण होना है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 14 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि आईजीआई इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है इस पर एक रनवे और एक दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सी वे का उद्घाटन किया और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही नई दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ ही एक उपलब्धि इसके नाम ये भी हुई है कि देश का ऐसा पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां पर एलिवेटेड टैक्सी वे संचालित है, यानी कि एलिवेटर के माध्यम से टैक्सी वे मतलब टैक्सी संचालित हो रही है यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार का एक प्रश्न है रोपवे से संबंधित कि बिहार में रोपवे कहाँ कहाँ संचालित है। एक तो है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में, दूसरा है बिहार के बांका जिले के मंदार में। हालांकि कई जगहों पर यह कार्य और भी प्रगति पर है, मतलब वो कह सकते हैं रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हालांकि वर्तमान में जो संचालित है वो 2 जगहों पर ही है, एक तो राजगीर में और दूसरा मंदार बांका में। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी यानी कि गोवा में। अब यहाँ पर उसी चीज का जिक्र किया गया है कि वर्तमान में G20 की जो अध्यक्षता ये भारत के पास है, जो कि इंडोनेशिया से भारत को प्राप्त हुई है। और 17वें G20 शिखर सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ, यहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को नवंबर 2023 तक इसकी कमान सौंपी है। और भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की चौथी बैठक अभी हाल ही में 19 से 20 जुलाई 2023 तक गोवा में आयोजित की जाएगी। ये सारी चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और जो जानकारी हमने इस कोर्स से संबंधित दिया, इस ऑफर से संबंधित दिया, आपको ध्यान रखना है ऑफर का लाभ लेने के लिए जब इसे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा। प्रोमो कोड है BM299 और ये आपके लिए लिमिटेड पीरियड के लिए है, आप लोग से जरूर ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इसके माध्यम से आपकी तैयारी का बेहतरीन तरीके से आकलन होगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला प्रश्न है कि एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2023 की ट्रॉफी का निर्माण किस राज्य के संजय वर्मा के द्वारा किया गया? दूसरा प्रश्न है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तीसरा प्रश्न है क्रिकेट के इतिहास में पिता व पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? कंप्लीट जानकारी आपको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखिए। और जानकारी हमने आपको इस पीडीएफ से संबंधित दिया, इस पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर जो करंट अफेयर्स वाला कोर्स है और जो बीपीएससी वाला कोर्स है वहां पर आपको करंट अफेयर्स सेक्शन के अंतर्गत आपके कोर्स का जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, करंट अफेयर्स को सेलेक्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो मंथली करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहां पर आपको ये पीडीएफ दिखेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आपको हर जगह उपलब्ध कराया गया है। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जितने भी छात्र बीपीएससी मेकर ऐप पर जो बीपीएससी वाला प्रॉपर कोर्स है, जो भी छात्र कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए जानकारी यहाँ पर यह है कि जब आप कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं तो प्लेलिस्ट के बगल में एक ज्वाइन ग्रुप का एक कर सकते हैं वहाँ पर आइकन बना होगा, ज्वाइन ग्रुप करके एक सिंबल होगा वहाँ पर। अगर वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पर जो हमारा पेड ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे डायरेक्टली, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप उसे ज्वाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।